कभी सोचा है अमेरिका के सबसे जाने माने लेखकों में से एक जब वो अपनी शोहरत की बुलंदियों पर थे तो अचानक सब कुछ छोड़कर भारत क्यों चले आए? आज हम बात करेंगे मार्क ट्वेन की और उनकी उसी हैरान कर देने वाली दिलचस्प कहानी की। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने न सिर्फ उन्हें बल्कि दुनिया के भारत देखने के नजरिए को भी हमेशा के लिए बदल दिया। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ही ट्वेन के मन में भारत को लेकर एक बहुत ही भव्य कल्पना थी। उन्होंने खुद कहा था, ये एक प्राचीन, रहस्यमयी और अविस्मरणीय भूमि है। ये सिर्फ सुंदर शब्द नहीं थे, ये उस गहरी उत्सुकता का सबूत थे जो उन्हें इस विशाल उपमहाद्वीप की ओर खींच रही थी। तो सवाल उठता है ना, अमेरिका के सबसे मशहूर लेखक जो अपने ह्यूमर और सोशल कमेंट्री के लिए जाने जाते थे, वो अचानक भारत आने का फैसला क्यों करते हैं? ये कोई लिटरेरी ट्रिप नहीं थी। वजह तो कुछ और ही थी, और काफी हैरान करने वाली भी। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन सच यही था। देखिए, दुनिया तो मार्क ट्वेन को एक महान लेखक के तौर पर जानती थी, पर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही थी। वो दिवालिया होने की कगार पर थे। हुआ यूं कि एक गलत इन्वेस्टमेंट ने उनकी सारी जमा पूंजी डुबो दी थी। अब इस मुश्किल से निकलने का बस एक ही रास्ता बचा था, एक बहुत बड़ी, बहुत साहसिक योजना। तो ये यात्रा किसी साहित्यिक खोज के लिए नहीं बल्कि एक जरूरत से पैदा हुई थी। और इसी तरह मार्क ट्वेन बन गए एक ऐसे टूरिस्ट जिनके आने की किसी को उम्मीद नहीं थी। और ये हिम्मत भरा कदम न सिर्फ उनका कर्ज चुकाने वाला था, बल्कि दुनिया और भारत के बारे में उनके नजरिए को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और देखिए चीजें कितनी तेजी से हुईं। 1894 में वो आर्थिक रूप से बर्बाद हुए, और ठीक एक साल बाद 1905 में ट्वेन ने अपना कर्ज चुकाने के लिए एक वर्ल्ड वाइड लेक्चर टूर शुरू कर दिया। और इसी टूर ने उन्हें 1896 में भारत पहुंचाया, जो उनकी पूरी यात्रा का सबसे यादगार पड़ाव बनने वाला था। और बस एक लेखक अपने कलम और कर्ज के बोझ के साथ भारत की धरती पर उतर गया। तो चलिए अब उन्हीं की नज़रों से देखते हैं कि इस विशाल उपमहाद्वीप में उनकी यात्रा कैसी रही और एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर उनका पहला इंप्रेशन क्या था। उनका एंट्री पॉइंट था बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। वो हलचल भरा शहर अपने कॉन्ट्रास्ट के साथ उन पर तुरंत छा गया। एक तरफ शानदार कॉलोनियल इमारतें तो दूसरी तरफ पारंपरिक बाजारों की भीड़। यहीं पर उन्हें पहली बार भारत की कॉम्प्लेक्सिटी का एहसास हुआ। लेकिन ट्वेन सिर्फ एक शहर में नहीं रुके, उन्होंने तो पूरे उपमहाद्वीप की यात्रा की। वाराणसी में उन्होंने गंगा किनारे सदियों पुराने आध्यात्मिक अनुष्ठानों को देखा। कलकत्ता में उन्होंने ब्रिटिश पावर के सेंटर को महसूस किया। जयपुर से लेकर दार्जिलिंग तक उन्होंने भारत के अलग अलग रंगों और जटिल ताने बाने को अपनी आंखों से देखा। भारत की कला ने तो उन्हें जैसे मंत्रमुग्ध ही कर दिया था, और इसका सबसे बड़ा सबूत था ताजमहल। आगरा में इसे देखकर वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि एक ऐसी मास्टरपीस है जो लगभग अवास्तविक लगती है। उनके लिए ये भारत की क्रिएटिव आत्मा का सिंबल था। लेकिन मार्क ट्वेन सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं थे, वो एक क्रिटिक भी थे, एक ऑब्जर्वर भी। उनकी पैनी नज़रें जहां खूबसूरती देख रही थीं, वहीं समाज की कड़वी सच्चाइयों को भी पकड़ रही थीं। अब हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने खास अंदाज में ह्यूमर के साथ एक तीखी सोशल कमेंट्री की। ट्वेन का भारत को देखने का नजरिया ना बहुत ही दिलचस्प था। वो एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं को एक साथ देख रहे थे। मतलब एक तरफ तो वो यहाँ की कला, यहाँ की आध्यात्मिकता और प्राचीन परंपराओं के दीवाने थे, पर वहीं दूसरी तरफ उनकी पैनी नजरें औपनिवेशिक असमानता, यहाँ फैली जबरदस्त गरीबी और समाज के अंदर के गहरे बंटवारे को भी देख रही थीं, और वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वो कॉलोनियल रूल के एक मुखर आलोचक थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखी गरीबी और ब्रिटिश नीतियों के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाया। उनकी टिप्पणियां अक्सर मजाकिया होती थीं, लेकिन उनका निशाना हमेशा उस असमानता पर होता था जिसे वो महसूस कर रहे थे। और दिलचस्प बात यह है कि ट्वेन ने कभी खुद को भारत का एक्सपर्ट नहीं समझा। वो खुद को एक जिज्ञासु बाहरी व्यक्ति कहते थे, एक ऐसा यात्री जो इस कॉम्प्लेक्स सभ्यता को पूरी ईमानदारी से समझने की कोशिश कर रहा था, फिर चाहे उसे तारीफ करनी पड़े या आलोचना। तो इस लंबी और यादगार यात्रा का नतीजा क्या निकला? ये सिर्फ कुछ यादें नहीं थी। ट्वेन के अनुभव एक ऐसी किताब में ढल गए जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की छवि को हमेशा के लिए एक नया आकार दिया।
प्रोसेस तो सीधा था, पर इसका असर बहुत गहरा था। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी महसूस किया, उसे बड़ी बारीकी से दर्ज किया, अपनी सारी तीखी टिप्पणियों और गहरी समझ के साथ, और फिर इन अनुभवों को पूरी दुनिया के साथ साझा किया। और फिर 1897 में उनके सारे अनुभव एक किताब की शक्ल में दुनिया के सामने आए। नाम था फॉलोइंग द इक्वेटर। इस किताब में भारत पर लिखे गए चैप्टर्स सबसे अहम थे। उन्होंने पश्चिमी रीडर्स के सामने एक ऐसे भारत की तस्वीर रखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, एक असली, कॉम्प्लेक्स और विरोधाभासों से भरा भारत। इस किताब का असर जबरदस्त हुआ। इसने भारत की वो पुरानी रोमांटिक छवि तोड़ दी जो पश्चिम में बहुत पॉपुलर थी। इसकी जगह ट्वेन ने एक जटिल और सच्ची तस्वीर पेश की। एक ऐसा देश जो अपनी विरासत में तो बहुत अमीर था, लेकिन कॉलोनियल रूल के नीचे संघर्ष कर रहा था। इसने पहली बार वेस्ट को भारत की बारीकियों से मिलवाया। आखिर में मार्क ट्वेन की भारत यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, ये दो दुनियाओं, दो संस्कृतियों के बीच एक मुलाकात थी। अपने ह्यूमर, अपनी ऑब्जर्वेशन और कहानी कहने की अपनी कमाल की कला से उन्होंने इतिहास के एक ऐसे पल को कैद कर लिया जब एक प्राचीन दुनिया एक मॉडर्न युग से मिल रही थी। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। मार्क ट्वेन जैसे किसी बाहरी व्यक्ति की कहानी जो अपने नजरिए और शायद कुछ पूर्वाग्रहों के साथ आता है, वो किसी जगह के बारे में हमारी सामूहिक समझ को आखिर कैसे बनाती या बिगाड़ती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ट्रैवल, पर्सपेक्टिव और कहानी कहने की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।